गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से इनफैक्ट आप लोगों का ऑलमोस्ट 4 दिन बाकी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आईएफएस का एग्जामिनेशन के लिए, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। जैसे कि पता है हम लोगों ने बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का रिवीजन सीरीज टैक्स का और अकाउंट्स का इतना बढ़िया लेके आया था कि सभी बच्चों को पसंद आया। उसी से इंस्पायर होकर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए आप लोगों के लिए हम लोग आईएफएस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिवीजन, रैपिड फायर रिवीजन मैं लेके आया हूं। जो आप सिर्फ रिवीजन को बढ़िया तरीके से खाली सुन लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन डालने वाले हैं। ये चैप्टर वन अभी स्टार्ट होगा। ये चैप्टर वन का जो है ऑलमोस्ट हम लोग लगता है आधा घंटा में खत्म कर देंगे चैप्टर। सर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना हो जाएगा आंसर। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मोर देन इनफ है। एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा उसी में से। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे? नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से शेयर करना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का आईएफएस का पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम ध्यान से सुनना। सुन लोगे तो तुमको याद करने में बहुत आसानी मिलेगा। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुन लोगे तो तुमको याद हो जाएगा, इतने एक्सपर्ट तो हो ही नहीं। तो मैं जितना तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, बस उसको अच्छे तरीके से सुन लो, समझ लो चैप्टर्स को। बस उसके बाद तुमको एक बार रीड आउट करोगे ना तो तुम अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला, आईएफएस का पहला चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कितने मार्क्स कंटेंट करता है? 5 + 5 10 मार्क्स कंटेंट करता है। 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है। चलिए, सबसे पहले चैप्टर का मैं थीम बताता हूं। आप एक बात बताओ, फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? आप ये बात जरूर सुने होंगे, डेली लाइफ में हम सुनते हुए आए हैं कि अबे उसका भी फाइनेंशियल सिस्टम अभी ठीक नहीं चल रहा है। ये नॉर्मल किसी ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, भाई अभी उसका स्थिति अभी ठीक नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम उसका ठीक नहीं चल रहा है। अभी फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है उसका पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन होता है वो लेन देन ठीक नहीं चल रहा है। यही तो होगा ना। हम लोग यहाँ पे सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो यही वही फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट पूरे के पूरे मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब एक पूरे मार्केट के अंदर में फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो अपना है वो है, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? तो मैं समझाता हूं। यदि मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में बेसिकली दो लोग मौजूद हैं। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जिसको एफआईज बोलते हैं, और दूसरा है अपना फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मैं क्या बताया? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने वाले दो लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एक फाइनेंशियल मार्केट। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और फाइनेंशियल मार्केट करते क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अब इसको समझ लेंगे उसका डेफिनेशन बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का मतलब क्या होता है समझना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट विच डील्स विद द मनी। मॉनिटरी टर्म में जो भी डील कर रहा है, मॉनिटरी टर्म में डील कौन कर रहा है? बैंक। सारा का सारा बैंक, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो। हाउसिंग फाइनेंस बैंक तुमने सुना होगा, जो लोन वोन देता है ना, वो सब काम। तो ये सबको बोलेंगे क्या? ये सबको बोला जाएगा क्या? ये सबको बोला जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। मैं क्या बताया फिर से बताता हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। What when we say financial institutes, financial institute deals, financial institutes means bank, housing finance, commercial bank, companies, insurance companies, etc. So what is financial market? Financial market का मतलब हुआ वही आप जानते हो, बचपन से सीखते हो, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट। ये सारा का सारा क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स है। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है मेरे दोस्त, वो सारा का सारा इंस्टीट्यूट, वो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट जो पैसा तो नहीं है बट पैसे की तरह यूज हो रहा है। लाइक शेयर्स, लाइक डिवेंचर्स, लाइक स्टॉक्स, लाइक बिल्स, ये सारा का सारा, लाइक ट्रेजरी बिल, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्लियर हो गया, फाइनेंशियल मार्केट क्लियर हो गया। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल सिस्टम।
तो क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल मार्केट मिलके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। सुनो, अब आते हैं इसका डेफिनेशन में। देखो फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन देखो, यहां पे दिख रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ किसका किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल मार्केट जो कि क्या करते हैं, डीलिंग्स विथ किसके साथ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है सर। मैं जिसे पढ़ा रहा हूं आपको बस उस तरीके से सुनते जाना है, आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है बैंक, कॉमर्शियल, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। मार्केट का मतलब क्या होता है सर? मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? बैंक का डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, स्टॉक, शेयर्स एक्सेट्रा। उसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेट आर एंगेज इन मनी ट्रांसमिशन, डेट आर एंगेज इन मनी ट्रांसमिशन एंड लैंडिंग द बॉरोइंग द फंड, जिसके अंदर में क्या होगा, लोन का बाइंग, लोन का लैंडिंग एंड बॉरोइंग होगा। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम। मैं अगेन बताता हूं, फाइनेंशियल सिस्टम इज व्हाट? फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क बिटवीन दो चीज, नेटवर्क बिटवीन दो चीज। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स विद व्हाट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब तीनों का मतलब तुमको समझा देना है उसके अंदर में, और लिखना है कि इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, लोन का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। क्लियर है सर? डेफिनेशन एकदम क्लियर है क्या? देखो चैप्टर का डेफिनेशन क्लियर है, तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको डेफिनेशन के बेस पे लिख सकते हो। इससे डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी था। अब देखो उसके बाद इस क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा ना 5 नंबर का आएगा। अब इस 5 नंबर क्वेश्चन में तो आप इतना लिख के आओगे तो चलेगा नहीं, अब उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आओगे। तो उसके अंदर में एक और डेफिनेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू द प्रसन्ना चंद्रा के हिसाब से। प्रसन्ना चंद्रा एक फेमस बंदा था जो फाइनेंस के ऊपर बंदी थी, सॉरी, फाइनेंशियल के फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन दिया गया क्या है? द फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्टिंग, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में बहुत सारा वैरायटीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स आता है, वैरायटीज ऑफ मार्केट्स आता है एंड इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, विच आर related to a specific manner and provide a principal means by which savings are transformed to the into the institute। जहां पे हम लोग सेविंग्स को इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जहां पे हम लोग सेविंग्स को इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, बात खत्म। उसके बाद ये डेफिनेशन को समझाया है, ये डेफिनेशन को समझाया है, एक बार थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैंने बेसिक चीज समझा दिया है, ठीक है। चलो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ फाइनेंशियल, डिस्कस द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम का क्या 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 सिग्निफिकेंस रोल है, एक चीज समझो एक बार। मैं आपको आईएफएस में बहुत ट्रिक बताऊंगा, बहुत कोड बताऊंगा, जिसके कोड के जरिए आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन याद रहेगा। देखो ये एग्जांपल में, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द मॉडर्न इकोनॉमी, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन। पहला आपका पैराग्राफ आपको फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन लिखना होगा, देन आफ्टर यू विल हैव टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। याद ना, देख फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने ऊपर में अभी समझाया, तीन चीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिख लिया, लिखने के बाद आप लिखोगे सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब उसके अंदर में आपको हेडिंग्स लिखना है। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर का, तो आपको 6 हेडिंग्स लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके इस पीडीएफ के अंदर में तो आपको 12 पॉइंट दिया गया है, मैं जो मार्क करा रहा हूँ बस उतने ही पढ़, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। मैं बताता हूँ, देखो पहला तो ये पॉइंट पढ़ो, दूसरा है ये, तीसरा है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस पब्लिक पढ़ लेना। उसके बाद आप पढ़ सकते हो शेयर मार्केट पढ़ लेना। बस कितना पॉइंट हो गया, ये हो गया क्या, 1 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पॉइंट खत्म। बस ये 6 पॉइंट जो मैंने मार्क किया बस उतना ही पढ़ना है। मैं पहले समझा देता हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम का मेन रोल क्या है? पहला रोल है बैरोमीटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एक समझो इधर, कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा अच्छा है, कौन सा कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है, ये एक बैरोमीटर की तरह काम करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कोई इकोनॉमिकली कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, ये हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए बताते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, दो कंट्री को पकड़ते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि दोनों कंपनी में का एक फाइनेंशियल सिस्टम किसका अच्छा है। जिस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा वो कंट्री इकोनॉमिकली उतना ही डेवलप्ड होगा, बस। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे बेसिकली नेशनल इनकम वगैरह, जीडीपी वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो, कंपैरिजन बिट अमॉन्ग द कंट्रीज, इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं किसके 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 बीच में, कंट्रीज के बीच में, जो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा के हिसाब से। द मोर पर कैपिटा इनकम कंट्री इंडिकेट्स द मोर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जिसका पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का अच्छा होता है हम लोग मानते हैं कि वो कंट्री ऑलरेडी इतना ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लेस पर कैपिटा इनकम, जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, वो अंडर डेवलप माना जाता है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा पढ़ लो। क्लियर है बात, मैंने बेस मेन चीज बता दिया कि फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए, फाइनेंशियल सिस्टम बैरोमीटर का काम करता है। हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए हम लोग किसी कंट्री का औकात को पता करते हैं। मैंने वर्ड यूज किया औकात। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2, फ्लो ऑफ सर्विस सेविंग्स। हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम जिस कंट्री का अच्छा होता है उस कंट्री के अंदर के जो पब्लिक्स होते हैं वो अपने सेविंग्स को फुल कर पाते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा रहेगा, स्टॉक मार्केट यदि अच्छे तरीके से काम करेगा तो हम लोग भी जो छोटे मोटे बंदे हैं वो लोग भी अपना पैसा का जो सेविंग्स हम लोग जो पॉकेट में रख रहे थे, इस पैसे को वहां से पुल करके हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सेकंड जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का, वो ये है कि हम लोग इसमें कंट्री का जो भी सेविंग्स होता है उस सेविंग्स को फ्लो मिलता है। सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग्स करने के बारे में इंकरेज होते हैं। देखो, पर कैपिटल इनकम ऑफ द पीपल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सेविंग्स। इफ द सरप्लस यूनिट्स ऑफ सोसाइटी डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट, मतलब उनके पास यदि अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा तो वो सेविंग्स कम करेंगे। बट अपॉर्चुनिटी यदि आप ज्यादा से ज्यादा दोगे, फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा डेवलप करोगे, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तरीका मिलेगा जहां पे वो पैसा को सेविंग्स करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, पहले पहले म्यूचुअल फंड उतना डेवलप नहीं था तो हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। बट आस्ते से म्यूचुअल फंड डेवलप हुआ तो हम लोगों को एक एरिया नजर आया कि हम लोग वहां पे भी पैसा को अपना पार्क कर सकते हैं, रख सकते हैं, राइट। तो फ्लो ऑफ सेविंग्स का मतलब ये हुआ। इन्वेस्टमेंट सेम चीज, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है तो इन्वेस्टमेंट भी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम इतना तगड़ा रखते हैं जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, लोग जो जो भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, इससे दोहरा फायदा है। जिस कंपनी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी को पैसे का दरकार पड़ता है तो पैसा हम लोगों के जरिए उठाता है, और हम लोगों को उसके बदले में इंटरेस्ट का जरूरत पड़ता है तो हम लोगों को उससे इंटरेस्ट भी मिल जाता है और हम लोगों को एक एरिया मिल जाता है जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम दोनों को फायदा मिल देता है। कंपनी को भी देता है, उसको पैसा मिल जाता है वहां से, और साथ ही साथ पब्लिक को देता है एक ऐसा एरिया जहां पे वो पैसा को इन्वेस्ट कर सकता था। अपने पॉकेट में रखने से तो अच्छा है ना, बाहर में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, सेम चीज। किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को जब जब पैसे का दरकार पड़ता है तो वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट तो अपने आप में फाइनेंशियल सिस्टम है। जिस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा होगा वो वहां का कंपनी को पैसे जुटाने में हेल्प होगा, बहुत जल्दी वो लोग पैसा मार्केट से उठा पाएंगे। यही बोला गया कैपिटल फॉर्मेशन में। देखो, ऑन द इंपॉर्टेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, द कैपिटल हैज टू enlarge the productive potential of the society. Capital formation of an essential determination of economic growth. It is also quite necessary to determine the desirable rates of capital formation, determine the process of capital accumulation. The sound financial system can help to increase the rate of capital formation. अच्छा अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो क्या होगा, हम लोगों का कैपिटल को फॉर्मेट करने में बहुत आसानी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक। जाहिर सी बात है, जिस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम जितना अच्छा डेवलप रहता है वो कंट्री के अंदर में जो भी लोग पब्लिक रहते हैं ना, पब्लिक के अंदर में कॉन्फिडेंस बनना रहता है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो हम लोगों को कभी भी लॉस नहीं होगा, वो लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उस चीज को जरूर एग्जाम में लिखना। इफ द पीपल आर बीइंग चीटेड, यदि उसके साथ कोई चीटेड होने लगेगा, चीटिंग होने लगेगा, तो वो पैसा ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी होने लगेगी। बट यदि फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा तो लोग चीट कम कर पाएंगे, उसके में क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये ना एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ये पॉइंट पढ़ लो बस। कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट, जाहिर सी बात है, कंपनी का कोई भी देश का यदि फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाहर से लोग, जो दूसरे देश के जो लोग हैं जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको एफआईआईज बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लोग इंकरेज होंगे कि हाँ भाई ये कंट्री अच्छा कर रही है, कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है तो हम लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम को यदि अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को शेयर मार्केट को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, उन लोगों को फॉरेन से भी अपना फंडिंग मिल जाता है। देखो क्या लिखा है, एट प्रेजेंट द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट आर नॉट
कंफाइंड विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का सक्सेस होना सिर्फ और सिर्फ कंट्री के एक पर्टिकुलर बाउंड्री का तक नहीं रहा है ये आज तक। सॉरी, आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के दायरे तक नहीं है। ये क्या हो गया, ये इन लार्ज हो गया, एफआईआई तक पहुंच गया। एफआईआई के जरिए लोग क्या करते हैं, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट, एफआईआई के जरिए इंडिया के जो जो बिजनेसमैन है वो पैसा जुटाते हैं एफआईएस के जरिए। तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जितना स्ट्रांग रखोगे ना, उतना ही हेल्प होगा इंडिया में पैसे को जुटाने के लिए। तो एफआईआई जो बाहर के लोग हैं, उनको उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये कंट्री अच्छा है, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही इंडियन पब्लिक को और इंडियन शेयर मार्केट को फायदा है। ठीक है, मैं इसको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास में पढ़ाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे एग्जिबिट रिवीजन दे रहा हूँ, तो शॉर्ट में निपटाता हूँ। अच्छा, इस पीडीएफ में जो मैंने रेट से क्वेश्चन लिखा है ना, ये समझ लो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डाला था सारा का सारा आईएफएस का इंपॉर्टेंट। तो आप उसको जरूर देखे होगे, नहीं देखे होगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी पीडीएफ में जो भी लिंक है मैं डाल दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, उसको मैं इस चार्ट के जरिए समझा रहा हूँ। देखो, इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में मैंने ऊपर में ही मैंने समझाया कि एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होगा, एक फाइनेंशियल मार्केट होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। 3 पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी ऊपर में समझाया कि 3 लोगों के कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल सिस्टम। और चौथा मैंने यहाँ पे नहीं, वहां पे नहीं बताया था, बट यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब मैं 2 मिनट बाद समझाऊंगा, पहले आप यहाँ तक समझ लो कि 3 पॉइंट मैंने जो समझाया था, पहले मैं वहां तक समझाता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया, बैंकिंग भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग भी हो सकता है। अब बैंकिंग का समझाया गया, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, फॉरेन बैंक। और कॉमर्शियल बैंक के अंदर भी 2 टाइप का बैंक हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट। देखो सर, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, आंसर इज यस, ऐसे ही लिखना है दोस्त। क्यों लिखना है, देखो ये चार्ट बनाओगे ना, ये चार्ट बनाने से तुमको क्लियर होगा। देखो चार्ट एकदम अच्छा अच्छा, एक चीज समझो, ऊपर में मैंने जो बताया ना, इसको कोड मैंने बताया था, इसका कोड मैंने बनाया था, ये वाला जो सिग्निफिकेंट रोल, इसका मैंने कोड बताया था, आईसीएसई, आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज पॉइंट नंबर 3। सी का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया, एक तो हो गया कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक, और एक हो कैपिटल फॉर्मेशन। 4 और 5, दिस इज कॉल्ड 4 and 5, 4 and 5। एस का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया तुम्हारा, अ, ठीक है, एस का मतलब सेविंग्स था, एक्स का मतलब सेविंग्स है, पॉइंट नंबर 2। और एक एस का मतलब है यहाँ पे शेयर मार्केट, पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर 11। और ई का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आईसीएसई, यदि आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो आपको ये रिलेट कर पाओगे। आप किसी भी बोर्ड से हो फिर भी आईसीएसई को पढ़ लो, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ ये मैं ये समझाता हूँ। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग किस तरीके से चार्ट बनाएंगे, एग्जाम में चार्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, कैसे चार्ट बनाएंगे, देखो पहले ऑलरेडी तुमको पता है कि 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स का नाम क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। मतलब इसके अंदर में बैंक भी आता है, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं जो बैंक नहीं होते। तो पॉइंट नंबर 1 बैंक आ सकता है, पॉइंट नंबर बी नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी आ सकता है। अब बैंक के अंदर में यदि मैं बात करूं, तो बैंक के अंदर में कमर्शियल बैंक भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी होते हैं, और फॉरेन बैंक भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कमर्शियल बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एकदम फ्लो के हिसाब से पढ़ोगे ना तो बहुत आसान लगेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक भी हो सकता है, नॉन बैंक भी हो सकता है। बैंक में कई टाइप का बैंक हो सकता है, कई टाइप का मतलब 4 टाइप का बैंक हो सकता है। कॉमर्शियल बैंक जो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल, एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया बैंक, और एक फॉरेन बैंक। हो गया खत्म। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा अनऑर्गेनाइज्ड, एक होगा ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे बीएसटी में क्लास 12, कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। इसको हम लोग ऑलरेडी अभी इस सिलेबस में यदि आप आगे बढ़ोगे ना, तो अपने आप में एक चैप्टर है। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को भी आगे जाके आगे बढ़ा सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मैं यहाँ पे इसको नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी इसके बाद एक जो चैप्टर मैं रिवाइज कराऊंगा उसमें कवर करा दूँ। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये पॉइंट नंबर 3, ये वाला पॉइंट नंबर 3 है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में यदि आप चार्ट बनाना चाहो, यहाँ पे तो चार्ट नहीं बना हुआ, यदि चाहो तो बना सकते हैं। इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है, स्टॉक आ सकता है, शेयर्स आ सकता है, ट्रेजरी भी, मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारा का सारा यहाँ पे उठा के डाल सकते हो। सर अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हमको पता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में वो अपने को पढ़ने को मिले।
फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है एक ऐसा सर्विसेज जो जो हेल्प करता है, एक हेल्प करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल, फंड बेस्ड सर्विसेज और एक फ्री बेस्ड सर्विसेज। फंड बेस्ड सर्विसेज का मतलब होता है, आपको पता होगा जब भी हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग किसी सामान खरीदते वक्त हम लोग उसको फाइनेंस करके भी सामान खरीदते, जैसे बाइक भी खरीदते हैं ना, बाइक हम लोग फाइनेंस लेके खरीदते हैं, हायर परचेज पर खरीद लेते हैं सामान। तो वो सब चीज क्या होता है? अपना फंड बेस्ड सर्विसेज होता है। अच्छा, फ्री बेस्ड सर्विसेज का मतलब होता है जो कि हम लोगों को बैंक के थ्रू फ्री में मिलता है। ठीक है, हालांकि फ्री बेस्ड सर्विसेज ऐसा कुछ है नहीं, बट फ्री में कुछ मिलता नहीं है, बट फिर भी समझ लो बैंकिंग के थ्रू हम लोग को जो सर्विसेज मिलता है वो सारा का सारा फ्री बेस्ड सर्विसेज माना जाता है। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, इस चीज को समझाया गया, देखो यहाँ पे सब चीज को हो गया खत्म। अब आगे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन आइडिया, गिव द ब्रॉड आइडिया ऑफ ए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा है हम। मेजर कंपोनेंट्स क्या? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एक फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटरी। अब यहाँ पे तुमको दो पॉइंट नया नया नजर आया होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है बिचौलिया। बिचौलिया का मतलब होता है जो सेवर्स को मार्केट से कनेक्ट करता है। देखो, हम लोग मार्केट में यदि पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कभी भी अकेले पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली लो हम लोग किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी शुड वी शुड एंड वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी ओनली थ्रू एजेंट या फिर ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के थ्रू ही हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जो बीचौलिया होते हैं, जो बीच के काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा इंटरमीडिएट्स। अच्छा, अब हो गया फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मतलब होता है वो पूरे जो फाइनेंशियल सिस्टम को समझा रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी कंट्रोलर कौन कौन हो सकता है सर? कंट्रोलर चार हो सकता है। देखो, कंट्रोलर मैं यहाँ पे बताता हूँ चार, मेनली चार है, 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको एमओएफ बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, ठीक है, जो इनकी चेयरमैन है। आरबीआई, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड और एक आईआरडीए जो है इंश्योरेंस को क्या करता है? कवर करते हैं। पांच ऐसे पिलर्स है जो फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। आरबीआई तो तुमको याद, देखो जो याद करने वाला पॉइंट है जो तुमको तुरंत याद होगा। देख, एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे पहला सबसे बड़ा बॉडी कौन होगा? मैंने एमओएफ, उसका बाद होगा आरबीआई। एमओएफ, आरबीआई, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चौथा पॉइंट होगा कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनी को संभालता है। और लास्ट है तुम्हारा क्या? आईआरडीए, जो कि इंश्योरेंस को संभालता है। बस हो गया। तो अभी तक इसमें फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने ऑलरेडी ऊपर में समझाया था ना, आप उसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हमने ऊपर में समझाया, आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी मैंने समझा दिया, जो बिचौलिया के बीच में काम करता है। ये क्या होगा? ये बेसिकली क्या होगा? बोरोवर्स हो सकता है। बोरोवर्स और सेवर्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये बेसिकली क्या होगा पता है? और जो ब्रोकर्स लोग होते हैं ना, वो सबको माना जाता है इंटरमीडिएट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ऑलरेडी मैंने ऊपर समझाया और इसके मतलब मैंने समझाई दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या होता है और इसका मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का मतलब क्या माना जाता है? जो ऑपरेट्स करता है, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है एक सेवर्स को मार्केट के थ्रू। देखो, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स अ फाइनेंशियल मार्केट लिंकिंग। क्या कहता है? लिंक करता है किसको? लैंडर्स को बॉरोवर से। जिसको पैसा चाहिए उसको, किसको, किससे? जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो दोनों के बीच में आपस में एक लिंक बनाने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब देखो मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है। बैंक आता है। बैंक भी आज के समय में एजेंट की तरह काम करता है। हम लोग आज के समय में बैंक के थ्रू भी म्यूचुअल फंड खुलवाते हैं। नॉन बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर में थोड़ा पढ़ लेना है। नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में म्यूचुअल फंड आपको पता ही होगा, समझाएंगे। आपको यदि यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आने वाले समय में जरूर समझ में आ जाएगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। अभी के लिए समझो, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बात खत्म। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन तुमको पता है, इंश्योरेंस भी आज के समय में क्या होता है? एजेंट की तरह काम करता है। स्मॉल से उतना नहीं पढ़ना, बस यहाँ तक पढ़ के खत्म कर दो। ठीक है, बस बिजनेस नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है तुम्हारा, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इसका रोल क्या क्या है? तो इसका रोल ये है, हम लोगों को क्या करता है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे, सेम पॉइंट यहाँ पे चेप सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़ों में क्या करना? पैसा इन्वेस्ट कराना का काम ये हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जरिए हम लोग करते हैं। अच्छा, मिनिमम रिस्क, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बहुत कम समय में पैसे को जुगाड़ना, या फिर बहुत कम समय में किसी इंस्ट्रूमेंट को कैश में कन्वर्ट कर देना, सारा का सारा आता है। अच्छा, उसका चैनलाइज सेविंग्स, मतलब सेविंग्स को क्या करता है? इंकरेज करता है सेविंग्स को, हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। बात खत्म, बस इतना तक पढ़ लेना। कोई भी 6 पॉइंट पढ़ लेना, 6 पॉइंट है तो 6 पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट लिख सकता है, बस खत्म।
दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, मेरे को पता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में हम लोग इतने ही है। आपको बस रिवीजन से फायदा ये होगा कि आप इसको बार बार सुनोगे ना, तो आप एक चैप्टर का एक आइडिया नजर आ जाएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगा। ठीक है, हम लोग सेकंड चैप्टर भी आज ही अपलोड करेंगे। सेकंड चैप्टर आज ही अपलोड करेंगे, ये आज शाम तक हो सकता है अपलोड हो जाए, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 4 कल अपलोड होगा, 5 6 नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए। अब हमारे चैनल्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या फिर ऐसा लगा होगा कि आपके लिए बहुत वैल्यूबल कंटेंट है, तो जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।